पिछले वीडियो में हमने देखा कि साबेज की आत्मा एक अपरिपक्व आत्मा थी जो धरती लोक से पूरी तरह से अनजान थी। इस भूलोक पर उसका पहला जीवन भी बहुत छोटा था। उसने 5 साल की कम आयु में ही देह का त्याग कर दिया था। अपने पहले जीवन से भी पहले, जब वो आत्मा लोक में एक शिशु आत्मा के रूप में थी, तब उसने बताया कि कोई एक सृजनहार तो है जहाँ से हम सभी आत्माओं की उत्पत्ति होती है, लेकिन उसने उस सृजनकर्ता को कभी देखा नहीं था, बस महसूस किया था। एक अनुभूति थी कि कोई तो है। अपने सृजन के बाद उसने खुद को आत्मालोक की एक नर्सरी में पाया। वहाँ का वातावरण थोड़ा धुंधला सा था। वहाँ उसकी देखरेख के लिए एक अन्य आत्मा भी थी, जिसकी उपस्थिति उसे एक माँ की तरह प्रतीत हो रही थी। वहाँ पर और भी आत्माएं उसकी देखरेख के लिए थीं। वहाँ के सभी लोग एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और वो स्थान बहुत गर्माहट भरा था। ये गर्माहट उसे सुकून देने वाली थी। यहीं पर एक आत्मा के रूप में उसका विकास हो रहा था। उसके मन का विकास हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई है उसके लिए, जो उसे प्यार और प्रोत्साहन से भरे संदेश भेज रहा था। एक हल्की सी रोशनी जो कई रूपों में बदलती रहती थी, लेकिन वो उसे समझ नहीं पाई। बस उसे एक माता पिता जैसा प्यार केयर की अनुभूति हो रही थी। इससे ज़्यादा तो वो कुछ बता नहीं पाई, क्योंकि उसे थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। इसके अतिरिक्त वो एक अपरिपक्व आत्मा भी थी, इसीलिए आत्मालोक के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता पाई। बाद में कई और लोगों के रिसर्च के बाद, क्योंकि किसी एक आत्मा से आत्मालोक की पूरी जानकारी क्रमबद्ध तरीके से तो नहीं मिल पा रही थी। टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ कई लोगों से एकत्रित करने के बाद पता चला कि नवजात आत्माओं के लिए आत्मालोक में एक प्रसूति कक्ष जैसा वार्ड होता है, जिसे साबेज ने नर्सरी नाम दिया था। इसी कड़ी में एक अन्य माध्यम ने भी बताया कि यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर शिशु रोशनी को ऐसे रखा जाता है जैसे अन्न से अंडे को मधुमक्खी के छत्ते में रखा गया हो, और जिसका कभी भी उपयोग किया जा सकता हो। आत्माओं की ऊर्जाओं को एक नया रूप देना इन संरचनाओं के केंद्रों का कार्य होता है। यहीं से एक आत्मा पहली बार धरती पर भेजी जाती है और यहीं से एक आत्मा के देह धारण की परंपरा भी शुरू होती है। किसी भी प्रारंभिक आत्मा पर इस भूलोक के क्रियाकलाप का बहुत अधिक प्रभाव होता है, जो आत्मालोक से बिल्कुल ही विपरीत होता है। आत्मालोक में सहायक, समरसता, सामंजस्यता और अपार प्रेम होता है, लेकिन इस भूलोक पर क्या है, ये तो आप देख ही रहे हैं। कुछ छुपा नहीं है। इसी कारण एक आत्मा को यहाँ पर उलझन भरे अनेक निष्प्रभावी जीवन बिताने पड़ते हैं। अक्सर एक अल्प विकसित आत्मा को मानव समाज के इस नियंत्रणकारी पहलू के कारण अपनी इच्छा शक्ति को समर्पित करना पड़ता है। इसके साथ ही जो यहाँ की सामाजिक और आर्थिक ढांचे हैं, उसके कारण बहुत से लोगों को दूसरों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। इन सब के साथ साथ जो अल्प विकसित आत्माएं होती हैं, उनमें कहीं न कहीं अनुभवहीनता भी होती है, और अपनी इसी कमी के कारण उन्हें खुद को दबा हुआ सा अनुभव करना पड़ता है। और धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति आत्म केंद्रित होने लगते हैं, और दूसरा व्यक्ति चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, उसे सरलता से स्वीकार नहीं कर पाते। निम्न स्तर की आत्माओं की ज़िंदगी में कुछ सकारात्मक तत्व भी होते हैं। अगर ऐसा ना हो तो शायद कोई भी आत्मा उन्नति न कर पाए। हम अगर अपने जीवन की परिस्थितियों से बेहाल होकर क्रोध व कुढ़न से भर जाते हैं और खुद को दिग्भ्रमित सा अनुभव करने लगते हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारी आत्मा एक अल्प विकसित आत्मा है। आत्मा का विकास एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जिसमें हम असमान तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में और अलग अलग मात्राओं में उन्नति करते हैं। इन सब के बावजूद सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हम अपनी गलतियों को पहचानें, उन्हें स्वीकारें और सुधारें भी। आत्मदमन से बचें और खुद में साहस व स्वावलंबनता का संचार करते हुए जीवन के साथ सामंजस्य बैठाएं।
जो है जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करने की आदत डालें। जब आत्माएं अपने सापेक्षित एकाकीपन के आत्मिक अस्तित्व का त्याग करती हैं, तो ये उनकी प्रारंभिक अवस्था से ऊपर उठने का एक स्पष्ट संकेत है, और तब उन्हें उनके छोटे पारिवारिक कोषों से निकालकर प्रारंभिक आत्माओं के बड़े समूहों में शामिल कर लिया जाता है। इस अवस्था में एक आत्मा अपने मार्गदर्शक की देखरेख और विशेष प्रोत्साहन के लिए कम निर्भर होती है। ऐसी आत्माओं को जब ये अनुभव होता है कि वे अपनी जैसी ही आत्माओं के एक महत्वपूर्ण समूह का भाग हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। और ऐसी घटना अमूमन तब धरती पर घटती है जब आत्माएं इस धरती पर अपना 5वां जीवन व्यतीत कर चुकी होती हैं। इनके समकक्ष अन्य समूहों के सदस्य भी नई आत्माएं ही होती हैं, जो स्वयं को पहली बार एक साथ पाती हैं। इन आत्माओं के मध्य किसी विशेष बात को सीखने की इनकी अपनी क्षमता अलग अलग होती है। कुछ आत्माएं उसी चीज़ को जल्दी सीख जाती हैं और कुछ थोड़ा समय लेती हैं, और ये सब उस आत्मा के रुझान, उसकी प्रेरणा और पुनर्जन्म के अनुभवों पर निर्भर करता है। इन सामूहिक झुंडों का गठन बड़ी सावधानी पूर्वक किया जाता है ताकि सभी को एक समान सहारा मिल सके। डॉक्टर न्यूटन का अगला माध्यम आडंबरपूर्ण पुरुषोन्मुखी आत्मिक समूह के बारे में जानकारी देता है। इस समूह की सत्ताएं आत्ममोहित व प्रदर्शन प्रवृत्ति के जरिए जुड़ी हुई हैं। समूह के सभी सदस्य टेलीपैथी जगत में एक दूसरे के बारे में सारी सच्चाई जानते हैं। ये आत्माएं एक दूसरे की असफलताओं को लेकर परस्पर आपस में मजाक करती रहती हैं, और उनकी यही ठिठोली उनके पाखंडी मन को उजागर करती है। इस समूह का प्रत्येक सदस्य आत्म सुरक्षा के महत्व को बहुत अच्छे से समझता है। आत्माओं को भी चोट पहुंचती है, और तब उन्हें अपने आसपास शुभ चिंतक सत्ताओं की ज़रूरत पड़ती है। आत्मिक समूहों का ये परस्पर मेलजोल एक आरोग्यकारी शक्ति के समान होता है। किसी समूह की सदस्य आत्माएं गलत कार्यों की आलोचना तथा अच्छे कार्यों के लिए अभिनंदन भी करते हैं और एक साझे उद्देश्य के लिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे समूह की आत्माओं को जितनी शिक्षा समकक्ष आत्माओं से मिलती है, उतनी ही इन समूहों की निगरानी करने वाले मार्गदर्शकों से भी मिलती है। डॉक्टर न्यूटन का अगला माध्यम एक डच चित्रकार था, जिसने अपना पिछला जीवन एम्स्टर्डम में बिताया था। 1841 के दौरान वो एक बहुत फेमस चित्रकार था, लेकिन अचानक तभी उसे निमोनिया हो गया और युवावस्था में ही वो मर गया था। रिग्रेशन के दौरान जब उसकी मुलाकात उसके आत्मिक समूह के सदस्यों से हुई, तो वो हंसते हंसते पूरा लोटपोट हो रहा था। इस माध्यम के द्वारा बताई गई बातें हम अगली वीडियो में जानेंगे।